हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इसकी यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर करूँगी। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे वीडियो नंबर 2। और ये चैप्टर जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये बेनिफिशियल होगा। इंडिपेंडेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्वतंत्र भारत शिक्षा प्रणाली। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहला आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 था। आयोग के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर एस राधाकृष्ण को नियुक्त किया गया था। पहला पद जो था उस पर किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राधाकृष्ण को नियुक्त किया गया था। और जो पहला आयोग था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948 से 1949 तक चला था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और उच्च शिक्षा अनिवार्य करना, इसका जो उद्देश्य था वो था कि उच्च शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, कि नेसेसरी हो उच्च शिक्षा सभी के लिए। शिक्षा के माध्यम को यथाशीघ्र भारतीय भाषा से बदलकर अंग्रेजी किया जाए। और शिक्षा का जो माध्यम है वो इंडियन लैंग्वेज जो थी, जो इंडिया की जो भाषा हिंदी लैंग्वेज थी, उससे बदलकर उसको अंग्रेजी भाषा में चेंज कर दिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसका मेन मोटिव था विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष राज्य परीक्षा आयोजित करना, कि विभिन्न राज्यों में जो जो सेवाएं हैं उनके अकॉर्डिंग उनके आधार पर ही उनकी परीक्षा आयोजित की जाए और उनके आधार पर ही उनको सिलेक्ट किया जाए जो भी सेवाएं दी जाएं जिस राज्य में। माध्यमिक शिक्षा आयोग, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये था 1952 से 1953 तक चला ये भी। और इसकी अध्यक्षता जो करी थी लक्ष्मी नारायण स्वामी मुदलियार। माध्यमिक शिक्षा में विकास, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में डेवलपमेंट हो, उसके लिए इस आयोग को नियुक्त किया गया था, इस आयोग को बनाया गया था। विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्च माध्यमिक प्रणाली की स्थापना, यानी कि जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे हैं, विविध प्रकार के जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनके साथ साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की भी स्थापना की जाए, इसलिए इसको बनाया गया था। और शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर बल, यानी कि शिक्षक तो एजुकेशन तो हो, उसके आधार पर उनको व्यावसायिक भी शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो आगे चलकर अपने जीवन यापन करने के लिए बिजनेस कर सकें, अपना पैसा कमा सकें, उसके लिए उनको व्यावसायिक भी शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक एजुकेशन भी उनको दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन भी उनको दी जाए, जिससे कि वो आगे चलकर अपना फ्यूचर बना सकें। और इस में त्रिभाषा सूत्र पर भी बल दिया गया। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? यानी कि 3 भाषाएं, यानी कि एक तो भाषा हिंदी इंग्लिश, और तीसरी भाषा होती है जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जिस आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज में भी आपको, जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि आप किस विषय में किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या आप गुजरात में रहते हैं तो गुजराती लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। परीक्षा प्रणाली में सुधार, जो परीक्षा प्रणाली की जो सिस्टम चल रहा था उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जाए, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जो कि प्रशिक्षण चल रहा है, जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए, इसका मेन मोटिव यही था। और शिक्षा विधियों में भी सुधार किया जाए। शिक्षण की जो विधियाँ जिस अकॉर्डिंग से उनको टीच किया जा रहा है बच्चों को, उनकी जो विधियाँ डिफरेंट उसमें भी सुधार किया जाए, जिससे कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन करना, यानी कि विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना, उसको एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना, और इसको बच्चों के लिए उपलब्ध कराना, जिससे कि वो आगे जाकर अपना फ्यूचर बना सके। और सभी के लिए समान अवसर एजुकेशन के लिए प्राप्त करना, जिससे कि सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और इसमें जो पैटर्न चलता था वो चलता था 10+2+3, और जो अब का पैटर्न चलता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो 1964 से 66 तक जो पैटर्न चला वो अलग था, और जो अब तक हमारा पैटर्न चल रहा था वो अब जो 2020 में जो पैटर्न आया वो बिल्कुल अलग हो चुका है। 5+3+3+4 का पैटर्न चल रहा है। और इसमें कौन से पैटर्न को अपनाया गया? इसमें पैटर्न को अपनाया गया था 10+2+3, यानी 10+ 10वीं तक की परीक्षा, फिर उसके बाद +2 यानी कि 12th तक, और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन का सिस्टम चलता था, जो कि हमारा 2020 तक जो पैटर्न चलता था। गुणवत्ता पुस्तकों का उत्पादन करना, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी की अच्छी गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों को उत्पादन करना, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके। और इसमें भी त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया, कि तो स्टेट लैंग्वेज होगी और जो आप पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वो।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी कि मुफ्त में शिक्षा दी जाए और सभी को अनिवार्य शिक्षा करना, उनको अनिवार्य करना है कि बच्चों को सभी को एजुकेशन प्राप्त करनी है और उनको मुफ्त में ही पढ़ाना, जिससे कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण, कि जिसके पास पैसे नहीं है वो पढ़ ना सके, इसलिए उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम, यानी अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग से भी पढ़ाना उनको, जिससे कि बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में क्या हुआ कि 6 से जो 14 साल के वर्ष के जो बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी कि 6 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य, उनको कंपलसरी है कि उनको एजुकेशन ही प्राप्त करनी है। अगर कोई बच्चा आपको काम करता हुआ दिख जाता है तो आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं और आप उसको स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उसके लिए कंपलसरी है एजुकेशन प्राप्त करना, यानी कि 14 साल तक के बच्चे की जो उम्र है वो काम नहीं कर सकता है। शिक्षकों के पास विशेष प्रशिक्षण, और शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण देने, यानी कि उनके भी टीचर जो टीचिंग करा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी प्रशिक्षण करना, उनके लिए भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराना, जिससे कि वो क्या चीज़, किस सब्जेक्ट में किस अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं उनको भी सिखाना, जिससे कि वो भी इम्प्रूवमेंट लाएँ अपने अंदर और बच्चों को जो पढ़ाएं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। अनुसूचित जाति और जनजातियों, अल्पसंख्यकों, सशक्तों और दिव्यांगों के लिए गैर औपचारिक और पूर्ण शिक्षक कार्यक्रम सुझाएगा, यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए गैर औपचारिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया है। गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो कि हम अपने घर से सीखते हैं उसको, और हम स्कूल में भी सीखते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो वो होती है हमारी गैर औपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो कि हम अपने पाठ्यक्रमों, अपनी पुस्तकों के से सीखते हैं, जो हमें टीचर पढ़ाते हैं, वो हमारी होती है औपचारिक शिक्षा। तो उसको उपलब्ध कराना, जिससे कि किसी को भी ये ना हो कि हमें ये एजुकेशन प्राप्त नहीं हुई है। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी एजुकेशन प्राप्त कराना बच्चों को, जिससे कि वो आगे अपने फ्यूचर में जाकर कुछ काम कर सकें और अपने पैसे कमा सकें, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। और महिलाओं के लिए शिक्षा, यानी कि जो महिलाएँ हैं वो पढ़ नहीं पाती हैं, वो घर में ही रहती हैं, तो उनके लिए भी शिक्षा को उपलब्ध कराना कि वो महिलाएं जो हैं वो पढ़ने के लिए जाएँ। उसके लिए क्या करना है कि स्कूलों में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके लिए वॉशरूम वगैरह बनाना, जिससे कि उन्हें जाने में स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो भी स्कूल जाएँ और पढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो 1968 या 1949 या 1948 में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए हम नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो वो थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब इसमें कौन थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो राजीव गांधी थे, और जो 1968 की जो ये शिक्षा नीति थी इसके अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष हैं राजीव गांधी। और इसका जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेशन प्राप्त करना, कि बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाया जाए, जिससे कि वो आगे अपना काम कर सकें। शिक्षा के लिए शिक्षक, और जो शिक्षक हैं उनके लिए भी एजुकेशन की ट्रेनिंग देना उनको, कि वो किस अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। प्रारंभिक बचपन की देखभाल, यानी कि प्रारंभिक बच्चे की देखभाल के लिए भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्राप्त करना, जिससे कि बच्चों को किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी है, उनकी देखरेख करनी है, उनको क्या खिलाना है, किस अकॉर्डिंग उनको रखना है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी 1986 की पॉलिसी में बताया गया। मिड डे मील योजना का विकास और शिक्षा में IIT का उपयोग, यानी कि मिड डे मील जो भोजन है वो उनको बच्चों को भोजन दिया जाए। जैसे कि क्या होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते कि वो बच्चा भूखा रहेगा, या वो खाने में क्या दे रहे हैं, कुछ बच्चों को देते हैं कुछ बच्चों को नहीं दे पाते, तो इसलिए भोजन का भी उपलब्ध कराया गया कि मिड डे मील दिया गया कि जब लंच होगा तो बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलेगा, जिससे कि उन्हें पढ़ने आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सभी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जिससे कि वो अपना खाना भी खाएंगे और उनका पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। तो उनको दोपहर में भोजन प्राप्त कराना। और 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की स्थापना करनी, यानी 1 किलोमीटर, जिससे कि क्या होता था पहले कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, कि वो दूर होते थे स्कूल, तो कि उन्हें पेरेंट्स को डर लगता था कि अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेजते थे। तो इसीलिए क्या किया गया कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूलों की स्थापना की गई। छोटे छोटे KVS के स्कूल बना दिए गए, जिससे कि वो लड़कियों को छोटे छोटे जो स्कूल है उसमें जाकर ही पढ़ सकें, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिए निरक्षरता को दूर करना, और इसमें क्या कहा गया 1986 की पॉलिसी में कि महिलाओं के लिए निरक्षरता को दूर किया गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसके बाद क्या आया 1986 के बाद 1992। अध्यक्षता कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, PV नरसिम्हा राव। छात्रों में नैतिक मूल्यों के
विकास, यानी कि उनके जो मूल कर्तव्य हैं उनको, नैतिक जो कर्तव्य हैं उनका विकास किया गया, उनको डेवलपमेंट किया गया कि उनके जो कर्तव्य हैं वो उनका भी ध्यान रखें। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उनको पता है नहीं हमें क्या करना है आगे, तो उनके बारे में भी उनको बताना, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया 1992 की पॉलिसी में। सभी व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा, और जो भी बच्चे हैं वो तकनीकी या किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्ज़ाम रखा गया कि जिससे के अकॉर्डिंग वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और इसमें एडमिशन वो ले सकते हैं। शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार, अब जो टीचर ट्रेनिंग है उसके भी जो संस्थान बनाए गए थे उनमें भी इम्प्रूवमेंट की गई, जिससे कि जो टीचर हैं वो भी अपनी ट्रेनिंग अच्छे से ले सकें और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँ। मौजूदा पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं में सुधार, जो पहले की जो शिक्षाएं प्राथमिक शिक्षाएं चल रही थी उनमें भी सुधार किया, उनको में भी इम्प्रूवमेंट लाई गई जिससे कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यकों में जो आते हैं उनके लिए भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रदान किए गए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का स्थापना की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि बच्चों को उस पर लिखकर पढ़ाया जाने लगा, जैसे पहले मुंह से बोलकर पढ़ें तो उसको लिखकर पढ़ाया जाने लगा, जिससे कि उनके समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं। बालिका शिक्षा यानी लड़कियों के लिए भी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म बनाया गया। क्या किया गया कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल ओपन कर दिया, जिससे कि जो लड़कियां भी हैं वो भी स्कूल जा सकें, वो भी अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। नई शिक्षा नीति 1920, अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हमारी 2020, इसमें क्या किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। सभी बच्चों में आधारभूत सशक्तता और संख्यात्मकता को सुनिश्चित करना, बचपन के शुरुआती चरण में देखभाल करना, यानी कि बच्चे जब 3 साल का हो जाता है तो उसी टाइम पर उसका एडमिशन करा दिया जाएगा, जिससे कि जो टीचर्स हैं उनका देखभाल भी कर सकें और बच्चे में इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने जाने का। अगर हम बच्चा बड़ा हो जाता है 5-6 साल का हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है पढ़ने में, तो इसीलिए 3 साल के बच्चे का ही एडमिशन करा दिया जाए, और जिससे कि वो उसका इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाई में और उसकी देखभाल भी हो जाएगी और उसको पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। शिक्षा पर बल देना और एजुकेशन पर बल दिया गया, जिससे कि बच्चे जो हैं एक्टिव हो जाएं और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। पुरानी जो हमारी शिक्षा नीति वो क्या थी? 10+2 शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया गया, उसमें चेंजेस किए गए कि 10+2 के 10 तक बढ़ता था बच्चा, फिर 10+2 यानी कि 12th तक, और अब जो किया गया है 5+3+3+4, यानी कि 3 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, फिर वो 5 साल तक पढ़ेगा, फिर वो 3 साल तक पढ़ेगा, फिर 3 साल, फिर 4 साल के उसकी जो डिग्री होगी वो 4 साल की होगी। और 3 से 8 साल तक की उम्र में बच्चा 5, फिर 8 से 11 साल की उम्र तक 3, और 11 से 14 साल की उम्र तक 3, और फिर 4 से 18 साल की उम्र तक 4, यानी बच्चे की जो 12th क्लियर हो जाएगी वो 18 की एज में उसकी 12th जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी एजुकेशन, आगे की जो एजुकेशन करेगा वो 18 के बाद ही करेगा। 2030 तक प्री स्कूलिंग से माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक शिक्षा, और 2030 तक जो प्री स्कूलिंग शिक्षा है उसे माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक शिक्षा हो जाएगी। और स्कूल छोड़ चुके जो युवा हैं, जो जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जो कि 10th करने के बाद ही स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी या 12th के बाद ही वो जो स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए भी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना, यानी कि उनको भी इंक्लूड किया जाए, वो ओपन स्कूल लर्निंग के माध्यम से वो अपना एजुकेशन आगे की प्राप्त कर सकते हैं। IIT और अन्य राज्य इंजीनियरिंग संस्थान अधिक समग्र और विविध शिक्षा की दिशा में प्रसारित होंगे, और IIT और अन्य जो इंजीनियरिंग संस्थान हैं उनको भी अधिक विविध शिक्षा प्रणाली की दिशा में उनको प्रसारित किया जाएगा, जिससे कि बच्चे इंजीनियरिंग या IIT में जाना चाहते हैं तो वो जा सकें। शिक्षा पात्रता परीक्षा को अंकित किया जाएगा ताकि विषय और कार्यविधि जो है वो दोनों के लिए बेहतर परीक्षा सामग्री तैयार की जा सके, यानी कि दोनों के लिए विषय और कार्यविधि के लिए दोनों के लिए बेहतर परीक्षा सामग्री को तैयार किया जा सके। शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा नीतियों का प्रभाव, राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन देना, संस्कृति और आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करना, शिक्षकों के विषय प्रशिक्षण और प्रमाण देना, 14 वर्ष से कम उम्र
के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहन देना। क्या क्या फर्क पड़ेगी? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाण तैयारी करना, और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी करना, और राष्ट्रीय अखंडता में भी प्रोत्साहन देना। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों जिससे कि सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सके। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति करना। पुस्तकों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना, यानी पुस्तकों को जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी बढ़ोतरी करना। जब ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए प्रोडक्शन भी अधिक किया जाएगा पुस्तकों, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल देना, यानी क्षेत्रीय भाषा जो होती हैं वो ये हम जिस स्टेट में, जिस राज्य में बच्चा रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज में उस पर को पढ़ाया जाए, तो वो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, तो उसी भाषाओं में अध्ययन पर बल दिया गया। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें, यानी प्रत्येक नीति का आधार जाता है वो ज़रूरत पर निर्भर करता है। जिस अकॉर्डिंग जिस नीति की ज़रूरत थी उस अकॉर्डिंग उस नीति को बनाया गया, उसमें इतने इतने चेंजेस करते गए, जैसे जैसे नीति आती गई उनमें अलग अलग चेंजेस होते गए, और ज़रूरत समय के साथ अपना चेहरा बदलती रहती है, और जिस अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है हमें उसी अकॉर्डिंग हमारा अपना चेहरा बदलती रहती है ज़रूरत। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाहौर के हथौड़े की तरह है, जिसे शिक्षा की वर्तमान समस्या के रूप में बदलने के लिए चलाया गया है। यानी कि जो शिक्षा की जो वर्तमान समस्या चल रही थी उसके रूप में चलाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। यानी कि जिस अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है उसी अकॉर्डिंग हमारी जो चेहरा है वो अपना बदलते रहती है एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है न्यू, वो है लाहौर के हथौड़े की तरह है, जिसमें कि शिक्षा वर्तमान समस्याओं के जो रूप है उसको बदलने के लिए चलाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। इसी तरह स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा नीति की प्रगति और उपलब्धियों का भी शिक्षा नीति 2020 पर कुछ प्रभाव देखने में आते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान महाशक्ति बनाना है। यानी कि जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका लक्ष्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वैश्विक स्तर पर ज्ञान को महाशक्ति बनाना है इंडिया को। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रणनीति के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज 2024 तक बहुभाषिक बन जाएंगे, और विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय उच्च शिक्षा शुरू की जाएगी। यानी कि बहुभाषिक क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाएगा, तो वो बहुभाषिक हो जाएगा। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बच्चा पढ़ सकता है, जिस लैंग्वेज में वो पढ़ना चाह रहा है उसी अकॉर्डिंग वो पढ़ सकेगा। और अब ये नहीं है कि किसी को बीकॉम लेनी है या किसी को साइंस लेनी है तो उसको वही सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि उसके पहले हुआ करते थे। वो जिस अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट लेना चाहता है या चूज़ करना चाहता है तो वो अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। और विदेशी विश्वविद्यालयों में भी भारतीय उच्च शिक्षा शुरू की जाएगी। इस दृष्टिकोण से नौकरियों में वृद्धि होगी और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में भारी बदलाव आएंगे। और इससे क्या होगा कि बच्चे अपने जो मनपसंद है सब्जेक्ट उसको लेकर पढ़ सकेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि नौकरियों में भी वृद्धि होगी, उनको जॉब भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। जब ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम पढ़ पाएंगे या डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को हम पढ़ पाएंगे तो हमारे जो जॉब है उसमें भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगी हमें, और हमारा देश जो है वो शिक्षा प्रणाली में भारी बदलाव लाएगा। और उसमें शिक्षा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े हुए होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी और ज़्यादा बदलाव भी आएंगे। तो हमारा देश के जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भारी बदलाव आ जाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।